नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज सत्र 2021-22 के लिए मेरी क्लास 12th सीजी और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए क्लास 12th की क्लास प्रारंभ हो रही है। इसके पूर्व मैंने आप लोगों को सिलेबस दिया था। आज हम इसका फर्स्ट यूनिट जो सीजी और सीबीएसई के लिए दोनों के लिए है और उसका हम पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सीजी, सीबीएसई और समस्त स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए ये लाभप्रद है। कॉमन चैप्टर्स है, सभी में चैप्टर्स हैं। आज हम इस चैप्टर्स की को प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे आप किसी लिंक के माध्यम से देख रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से देख रहे हैं या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, तो कृपया करके आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, तो आपको कंटिन्यूस जो वीडियोस मेरे द्वारा अपलोड किए जाएंगे क्लास 12th अकाउंट्स के संबंध में, वो आपको उसकी सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिए हम देखते हैं कि आज पहला चैप्टर हमारा है क्लास 12 सीजी सीबीएसई के लिए अकाउंटेंसी का। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल ऑफ साझेदारी फर्मों का लेखांकन, आधारभूत सिद्धांत। तो सर्वप्रथम आपने क्लास 11th में, कक्षा 11वीं में जो भी आपने अकाउंट्स पढ़े हैं, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल स्टेटमेंट, वो सब एकल व्यापारी से रिलेटेड थे, सिंगल ट्रेडर से रिलेटेड थे, सोल्ड व्यापारी से संबंधित थे। अब यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति, जनरली सामान्य रूप से होता क्या है, अगर एक अकेला व्यक्ति है, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर रहा है, चला रहा है, लेकिन अपने व्यापार का वो विस्तार करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसके लिए उसे धन की, कैपिटल की और हैंड्स की, व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। तो अपनी इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो अपने साथ अन्य व्यक्तियों को अपने व्यापार में जोड़ता है, शामिल करता है। और इसी स्थिति में एक से जब अधिक व्यक्ति शामिल हो जाते हैं तो वो एकल व्यापार न रह करके वो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप बन जाती है, साझेदारी बन जाती है। अर्थात कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक नए नियमानुसार 50 व्यक्ति अगर मिल करके कोई भी व्यापार करते हैं, लीगल बिजनेस करते हैं, तो उस व्यापार को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। पुराने नियम के अनुसार 20 था, अब नियम चेंज हो चुका है, संशोधन अधिनियम 13 के अंतर्गत अब हमारे मैक्सिमम सदस्य कितने हो गए हैं, 50 हो गए। और बैंकिंग की स्थिति में 10 सदस्य होने चाहिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक 10 सदस्य होने चाहिए। ऐसा कोई भी कारोबार जिसको कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति मिलकर लीगल बिजनेस को, वैधानिक व्यापार को करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ को आपस में बांटना होता है, तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप व्यापार कहेंगे, साझेदारी व्यापार कहेंगे। जो भी साझेदार आपस में जो व्यापार करते हैं तो उनके बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होता है, एक समझौता होता है, जिसको हम यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहते हैं कि भाई हम आपस में व्यापार कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट का बिजनेस करेंगे, प्रत्येक पार्टनर के द्वारा कितनी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, क्या
क्या पार्टनर अपने सेल्फ यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं, उस पे किस रेट से वो इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर कोई पार्टनर अपना कंप्लीट समय बिजनेस को दे रहा है तो क्या उसके बदले में उसे सैलरीज या कमीशन प्राप्त होगा, तो कितना प्राप्त होगा। अगर फर्म को लोन की आवश्यकता है तो क्या पार्टनर्स फर्म को लोन फाइनेंस कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस लिमिट तक कर सकते हैं और उस पर किस रेट से उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में ये किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन सब बातों का पूर्व में ही आपस में बैठकर समझौता कर लिया जाता है और एक लिखित रूप में हम उसको लिख लेते हैं। तो ऐसे समझौते को ही, ऐसे एग्रीमेंट को ही यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है और उसी डीड के हिसाब से इनका अकाउंटिंग बनाया जाता है, इनका व्यापार मेंटेन होता है, व्यापार रन होता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि साझेदारों के बीच में आपस में कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई डीड नहीं बनी है, फिर भी वे बिजनेस रन कर देते हैं और उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल भी जाता है और उन्हें आपस में प्रॉफिट भी अच्छा होने लगता है। जब प्रॉफिट बांटने की बारी आती है, डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है, तो आपस में उनके बीच में क्या होने लगता है, विवाद होने लगता है, झगड़ा होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में अगर पार्टनरशिप डीड के अब्सेंट के अगेंस्ट, अगर अनुपस्थिति के समय पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बताए गए नियमों का पालन किया जाएगा। उस कंडीशन में प्रॉफिट जो भी होगा पार्टनरशिप फर्म को, उसको वे आपस में इक्वल बराबर बराबर बांटेंगे, चाहे किसी ने पैसा कम लगाया हो या किसी ने पैसा ज्यादा लगाया हो। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेड नहीं करेगा, कोई किसी भी साझेदार को जिसने पूर्ण रूप से व्यापार में समय दिया है उसको वेतन पाने का, कमीशन पाने का कोई अधिकार नहीं होगा। हाँ, अगर कोई साझेदार फर्म को लोन फाइनेंस करता है तो उस स्थिति में उसे 6% पर एनम के हिसाब से, 6% प्रति वर्ष की दर के हिसाब से ब्याज पाने का अधिकार होता है और आपस में वो कभी भी अकाउंटिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, वो कॉमन नियम लागू होते हैं। तो इस तरह से पार्टनरशिप डीड न होने की स्थिति में भी हमारे नियम लागू होंगे और जो आपस में अगर पार्टनरशिप डीड बन चुकी है उसी डीड के आधार पे अपना व्यापार कारोबार करते हैं। तो पार्टनरशिप के द्वारा जो अकाउंटिंग मेंटेन किए जाएंगे वो कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो उनमें जो अकाउंट्स बनाए जाएंगे उसमें पहला अकाउंट यहाँ बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, जिसको हम हिंदी में लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। तो आप लोगों ने सिंगल ट्रेडर्स का, एकल व्यापारी का आपने फाइनल स्टेटमेंट, अंतिम लेखे आपने क्लास 11th में पढ़े हैं, जिसमें आप लोगों ने कौन कौन से अकाउंट बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए थे और बैलेंस शीट बनाए थे। वो एकल व्यापारी का लेखा था। ठीक उसी प्रकार साझेदारी फर्म भी अपने अंतिम लेखे बनाती है, फाइनल स्टेटमेंट बनाती है, जिसमें वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और वो एक एक्स्ट्रा थर्ड अकाउंट बनाती है। वो थर्ड अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़े हैं। चौथा बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो ये थर्ड नंबर का अकाउंट जो है ये आपको यहां सिखाया जा रहा है। क्यों? ये मान लिया गया है कि आपने क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ चुके हो और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सेम टू सेम पार्टनरशिप फर्म का भी बनता है। दूसरा अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लाभ हानि लेखा बनता है, जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर थे, अप्रत्यक्ष व्यय थे और इनडायरेक्ट इनकम थी, जिसको अपन ने कहा लिखे थे, लाभ हानि खाते में, जिसका डिफरेंस आया था नेट प्रॉफिट आता है। वो नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे थर्ड नंबर के अकाउंट्स में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके लेके आएंगे। और थर्ड अकाउंट जो बनता है एक्स्ट्रा, जो एडिशनल अकाउंट बन रहा है, इस अकाउंट्स में उन्हीं आइटम को लिखा जाएगा, उन्हीं मदों को लिखा जाएगा जो मदे आपके पार्टनरशिप को
पार्टनर्स को, साझेदारों को भुगतान की जानी है। इनमें वही आइटम को लिखोगे जो मालिकों को, स्वामियों को भुगतान किया जाता है। और साझेदारी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर क्या होते हैं, ओनर होते हैं, और कर्मचारी जो होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको जो भी पेमेंट करोगे आप लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखते हैं। लेकिन अगर मालिकों को, स्वामियों को जो भी पेमेंट करोगे आप, उन सब पेमेंट्स को, उन सब खर्चों को कहां लिखती है फर्म? पार्टनर आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखेगी। और जो भी पार्टनर से प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलता है, उसको कहां लिखती है? वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखती है। और इसका जो डिफरेंस आता है वो नेट प्रॉफिट होता है, जिसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आपस में विभाजित करते हैं। तो इस तरह से आपको थर्ड अकाउंट जो है नया है, जो आपको क्लास 12 में पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ना है, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। थर्ड अकाउंट हमारी एकल व्यापारी जो होते हैं, सिंगल ट्रेडर्स होते हैं, क्या बनाते हैं? थर्ड अकाउंट जो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। यहां भी फर्म भी बैलेंस शीट बनाती है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल लिखते थे, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स को माइनस करते थे, क्योंकि वो सिंगल ट्रेडर्स का था, एकल व्यापारी का था। लेकिन अगर यहाँ 10 व्यापारी हैं, 15 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, तो उनको आप बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखोगे तो आपको 5 बार लिखना पड़ेगा और पांचों का डिटेल लिखना पड़ेगा। तो उसके स्थान पे यहाँ पे क्या बना लिया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। और साझेदारों के पूंजी खाते बना करके जिनका उनका फाइनल बैलेंस आता है, डायरेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में उनके पार्टनर्स की कैपिटल को लिखा जाता है, एडजस्टेड कैपिटल को लिखा जाता है। तो उस एडजस्टमेंट करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, साझेदारों के पूंजी खाते, जिसमें 2 मेथड से बनता है। जब पूंजी स्थिर हो, स्थिर पूंजी पद्धति, फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स, इसमें 2 अकाउंट मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता, और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अगर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स है, तो उस समय केवल एक ही बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट चैप्टर्स में जो मेन अकाउंट हमारा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आज हम पढ़ेंगे पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन, पार्टनर का, साझेदारी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है, और जिसका डिफरेंस जो प्रॉफिट आता है उसको पार्टनर किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आज इस पे अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हेडिंग मेसर्स, जिस पार्टी का, जिस फर्म का बना रहे हो उस फर्म का नाम लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन लेखा, और डेट यहाँ पे हेडिंग में लिख दिया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020 या 31 मार्च 2020, 31 दिसंबर 2020 को समाप्त वर्ष के लिए। तो ईयर ऊपर में आने के कारण, ये एनुअल अकाउंट होने के कारण, यहाँ पे हम जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे लेजर बनाएंगे तो यहाँ डेट का कॉलम नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने डेट कहाँ लिख चुके हैं? हेडिंग में लिख चुके हैं। तो इसका कॉलम बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, विवरण राशि, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो आपको इसके पूर्व हर फर्म ट्रेडिंग अकाउंट बना चुकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुकी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट आया है उस नेट प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लाएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। और ये आपको नॉर्मली आपको कहां दिया रहेगा? ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा कि लास्ट ईयर, इस साल उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना नेट प्रॉफिट हुआ था। और उसके पश्चात यहां पर मैंने पहले ही बताया है कि उन्हीं आइटम्स को लिखा जाएगा जो आइटम्स स्वामियों को, ओनर्स को, पार्टनर्स को पेमेंट किए जाएंगे। और जो भी पेमेंट्स होगा वो डेबिट में आएगा, क्योंकि वो फर्म के लिए लॉस है, और लॉस कहां आती है? डेबिट में आती है। और फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा वो कहां लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। इसलिए यहां पहला आइटम आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। होता क्या है? प्रत्येक पार्टनर ने फर्म में पैसा लगाए हैं, उनका यह मानना होता है कि अगर हम फर्म में पैसा नहीं लगाए होते तो हम कहां रखते हैं? बैंक में रखते या कहीं फाइनेंस करते।
तो वहां से हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जब हमको बाहर से इंटरेस्ट फाइनेंस हमको इंटरेस्ट मिलता, तो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो हमको बिजनेस से क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। उनकी बात एकदम राइट है। तो इंटरेस्ट का क्लेम करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। तो पार्टनर के लिए पर्सनली उनके लिए लाभ प्रॉफिट है, लेकिन फर्म के लिए, बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस होने के कारण उसको कहां लिखा जाता है, डेबिट में लिखा जाएगा। तो एग्जांपल के रूप में यहां 3 पार्टनर थे, मान लीजिए एक्स, वाई, जेड। तो एक्स ने यहां पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, जेड ने 30,000 इन्वेस्ट किया है, और वाई ने, और जेड ने 20,000 इन्वेस्ट किया है। तो इन पे पार्टनरशिप डीड में तय हुआ है कि प्रत्येक पार्टनर को 10-10% क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो 10-10% इनको इंटरेस्ट देना है। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो इसका 5,000 आया, इसका 3,000 आया, 3,000 आया, इसका 2,000 आया। टोटल मिला करके फर्म के द्वारा टोटल कितना पे किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 रुपीज पे किया गया, जो फर्म के लिए लॉस है, और पर्टिकुलर पार्टनर्स के लिए क्या है, वो प्रॉफिट है, जो उसके पर्सनल अकाउंट में हम उसको देखेंगे। उसके पश्चात यहां पर जब 1 से अधिक पार्टनर हैं, अगर उनके द्वारा, अगर सब के सब कहेंगे कि हम एक साथ व्यापार को मेंटेन करेंगे, एक साथ हम व्यापार को ऑपरेटिंग करेंगे, बिजनेस को, तो ऐसी स्थिति में संभव नहीं है। मान लीजिए 3 पार्टनर है, सुबह होती है, सबसे पहले दौड़ के आते हैं सीट में बैठने के लिए, जो पहले आता है मेन सीट में बैठ जाता है। रोज इनके बीच में आपस में क्या होने लगता है, तनाव होने लगता है, और कोई हमारा ठीक ढंग से कोई काम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में तीनों पार्टनर मिल करके तय करते हैं कि ऐसी स्थिति रही तो हमारा व्यापार कारोबार नहीं चल सकता है, इसलिए हम आपस में मिल करके अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर ले, और अपने अपने कार्य ड्यूटी को तय कर ले, और उसके आधार पे हम अपना अपना व्यापार को समय दें, जिसके आधार पर हम व्यापार को बहुत अच्छे ढंग से रन कर सकते हैं। तो अब यहाँ एक्स वाई जेड के बीच में तय हुआ। एक्स जो था वो कॉमर्स फील्ड का था, कॉमर्स बैकग्राउंड का था, वो एमबीए किया हुआ था। तो वाई और जेड ने कहा, भाई आपने एमबीए किए हो, आपको मैनेजिंग का अच्छा नॉलेज है, मैनेजमेंट करने का अच्छा नॉलेज है, तो हम अगर मैनेजर रखेंगे तो उसको हमको सैलरी देनी पड़ेगी। आप मैनेजर के स्थान पे आप काम कार्य कर सकते हो, तो जितनी सैलरी हम मैनेजर को दे रहे थे उतनी सैलरी हम क्या दे देंगे, आपको दे देंगे। और आप खुद बिजनेस को ऑपरेट करोगे तो नेचुरली कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे एक्स को किसकी लायबिलिटीज दे दी गई है, बिजनेस को ऑपरेट करने की या मैनेजमेंट का काम दिया गया है, तो उसके बदले में उसको हम क्या देंगे बोले हैं, सैलरी देंगे बोले हैं। और यहाँ पर एक्स जो है अपना पूरा टाइम कहां दे रहा है, बिजनेस में दे रहा है, तो उस टाइम के बदले में उसको क्या तय हुआ है, वेतन दिया जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे एक्स को आप सैलरी दे रहे हो, तो टू सैलरी एक्स, एक्स को वेतन। तो तय हुआ था कि भाई हम 10,000 रुपए आपको क्या देंगे, सैलरी देंगे। अब वाई को कहा गया, भाई आप बहुत स्मार्ट हो, अच्छी आपकी टॉकिंग है, आप एक काम कीजिए, सेल का काम देखिए, विक्रय का काम देखिए। आप जितना सेल करोगे उसका हम आपको 10% कमीशन देंगे। अगर आप 10,000 का सेल करोगे तो 10,000 का 10% कितना, 1,000 कमीशन मिलेगा। अगर आप 1 लाख का सेल करोगे तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 कमीशन मिलेगा। अगर आप 1 करोड़ का सेल करोगे तो आपको 10 लाख कमीशन मिलेगा। तो आप जितनी मेहनत करोगे, जितना सेल करोगे, उसका आपको कमीशन मिलेगा। और वाई इसके लिए क्या हो गया, एग्री हो गया। तो वाई को क्या दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा। तो यहां पे वाई जितना सेल करेगा, कमीशन किसको दे रहे हैं, वाई को दे रहे हैं। तो यहां वाई ने 50,000 का सेल किया, इस साल वाई का सेल कितना है, कितना किया, 50,000 किया। तो 50,000 का 10% इसको हमने कमीशन देंगे बोले थे। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, 5,000। तो इसको इस साल वाई को कितना कमीशन मिलेगा, 5,000 कमीशन मिलेगा। अगर ज्यादा सेल करता ज्यादा मिलता, तो जितना ज्यादा सेल होगा उतना प्रॉफिट होगा, तो तीनों को फायदा होगा। तो इसलिए हमने वाई को क्या जिम्मेदारी दी है, विक्रय की जिम्मेदारी दी है, और जितना ये विक्रय करेगा उसका 10% इसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ये हमको क्वेश्चन में बता देगा कि उसके द्वारा कितना सेल वर्तमान में किया गया।
अब जेड की बारी आई। जेड बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी थी, आर्थिक रूप से वो सक्षम था। वो कहता भाई मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे व्यापार का ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा, कृपया आप बुरा नहीं मानेंगे। तो एक्स वाई बोलते कोई बात नहीं भाई, आप समय नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप घर में बैठिए, जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको घर में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जेड क्या था, फाइनेंशियल सक्षम था। इसी बीच फर्म को क्या आवश्यकता पड़ गई, ऋण की आवश्यकता पड़ गई, लोन की आवश्यकता पड़ गई। तो हम मार्केट से लोन उठाते, उसका जो इंटरेस्ट पे करते। तो हमने कहा जेड को कि भाई हमको वर्तमान में 20,000 रुपए का लोन की आवश्यकता है, कि आप फाइनेंस कर सकते हो। तो जेड तैयार हो गया। तो जेड ने फर्म को 20,000 रुपीज का क्या दिया, लोन दिया। तो उस पर क्या दिया जाएगा, उसको क्या मिलेगा, जेड को इंटरेस्ट ऑन लोन। जेड को जो ऋण पेड किया गया है, ऋण चुकाया उसके द्वारा दिया गया है, उस पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो जेड के लिए तो प्रॉफिट है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। तो इसलिए यहां क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया था, जेड ने दिया था, ऋण पर ब्याज। और यहां पे ऋण पर ब्याज इसने एक साल के बीच में दिया है, 1 जुलाई को दिया है। तो कितना लोन दिया है इसने, 20,000। तो 20,000 का अगर इनका तय नहीं है, तो भी पार्टनरशिप एक्ट अधिनियम में 6% की दर से, 6% पर एनम की दर से इंटरेस्ट पे क्या, उसको लोन पे क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। इसलिए इसको 6 पे इंटरेस्ट मिलेगा। और 6 बीच में दिया है, ईयर के बीच में दिया है, इसलिए इसको क्या मिलेगा, साल के बीच में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा कितना होता है, 1200 होता है 6%, लेकिन इसने साल के बीच में दिया था, इसलिए इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 600 क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से जेड को क्या पाने का अधिकार है, ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार है। जो तय है तो उस रेट से देंगे, अन्यथा 6% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। इसी बीच प्रत्येक पार्टनर अपने स्वयं के यूज के लिए, अपने घर के उपयोग के लिए व्यापार से या तो पैसा या तो गुड्स विड्रॉ करते हैं। अगर वो कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स कहते हैं। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेंगे तो हाँ, जिस प्रकार से बिजनेस में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किए थे उस पे उनको इंटरेस्ट मिला था, ठीक उसी प्रकार अगर बिजनेस से वो कैश विड्रॉ करते हैं तो फर्म उनसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। और फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इसलिए ये कहां लिखा जाता है, क्रेडिट में आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और एक्स वाई जेड, एक्स ने 10,000 विड्रॉ किया है, वाई ने 5,000 विड्रॉ किया है, जेड ने 5,000 विड्रॉ किया है। तो इस पे हमको रेट ऑफ परसेंट अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो लेंगे, या कई बार आपको क्वेश्चन में वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल के देगा। आगे पढ़ेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करने के सिस्टम्स हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन में हमको 10% बोल दिया था, तो 10% इसका हम चार्ज कर देंगे, या खुद निकाल के दे देगा वो हमको। तो मान लीजिए इसका कितना बना, 1,000, इसका बना 500, इसका बना 500। तो इस तरह से फर्म को 2,000 रुपए का क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिल रही है, जो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो लगभग हमारे ये अमाउंट्स लगभग हर क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर जो पार्टनर्स हैं उनके अदर और बिजनेस चल रहे हैं और वो अपना पूरा समय अपने फर्म में देने में असक्षम है, तो उस समय क्या करते हैं, वो पूरे वर्कर्स होते हैं, हमारे मैनेजर्स होते हैं, उनको बिजनेस रन, उनके द्वारा बिजनेस रन किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं उनको सैलरी पे रखा जाता है, सैलरी बेस पे होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं। उनको मालूम है मैं मेहनत भी करूंगा तो मुझे उतनी ही सैलरी मिलेगी, और कम मेहनत करूंगा तो भी उतनी ही सैलरी मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स अपने मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा लगन के साथ और मेहनत के साथ हमारे बिजनेस में अपना टाइम दे और समय दे और बिजनेस को डेवलप करे, तो उसके लिए वो उसके सामने प्रावधान रखते हैं कि भाई आप और मेहनत कीजिए, हम आपको अपने प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट का 10%, 5% आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे। तो अगर नेट प्रॉफिट का मैनेजर को कमीशन देने का प्रावधान किया गया है
तो उस समय मैनेजर का कमीशन भी आपका कहां आएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। तो इस तरह से यहां पे हमारा क्या आएगा, टू मैनेजर्स कमीशन, और ये कमीशन निकाला जाता है नेट प्रॉफिट का, इनटू रेट ऑफ परसेंट आपको दे देगा अपॉन 100। तो यहां पे नेट प्रॉफिट आपको हो सकता है करंट में जो नेट प्रॉफिट 45,000 है उसका निकालने बोल सकता है, या बोल सकता है कि एडजस्टमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका दिया जाएगा। तो उस संबंध में हमको ये दोनों को ऐड करके चारों आइटम को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उस नेट प्रॉफिट का हमको चार्ज करना पड़ेगा। तो प्रश्न में कोई ना कोई आपको हिंट देगा, और मैं आगे चल के आपको पूरा मैनेजर्स कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, तो आपको बहुत डिटेल के साथ इसको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको नेट प्रॉफिट का 10% बोला है, तो आप 10% निकाल के लिख देंगे। तो यहाँ पे जो भी आएगा 400, 500 जो भी आएगा आप उसको लिख दीजिए, ये कैलकुलेशन करना रहेगा। और उसके पश्चात हमको क्या करना होता है, दोनों का डिफरेंस निकालना होता है। तो फिलहाल इधर का हमारा 47,000 आ रहा है, उसी प्रकार हमारा 10, 10, 20, 5, 25 और 25 और एक 26,000 आया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल के रूप में हम मान के चल रहे हैं कि इधर का टोटल हमारा जो आ रहा है आपका, है ना, तो डिफरेंस हमारा आ रहा है, इसका मान के चल रहे हैं, राउंड फिगर ले रहे हैं, डिफरेंस हमारा 15,000 आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 15,000। मान लीजिए क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के जो भी आइटम है आपने उसको ऐड करके माइनस किए, तो अंतर की राशि बैलेंस अमाउंट लगभग हमें अप्रोप्रिएट ले रहे हैं कि हमको बांटने में डिवाइड सुविधा हो, तो लगभग हमारा कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। तो ये 15,000 जो आ रहा है डिफरेंस अमाउंट, ये आपके लिए क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ कहलाएगा। तो ये कैसे निकालोगे, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, डिफरेंस अमाउंट हमारा क्या निकल जाता है, नेट प्रॉफिट। तो हम एग्जांपल के रूप में मान रहे हैं कि हमारा लगभग कितना आंसर आया है, 15,000 आंसर आया। अब इस 15,000 को तीनों पार्टनर XYZ आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में बांटेंगे। और इसके बांटने के हमारे 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है समान अनुपात, इक्वल, तो आपस में बोल रहा है तय हुआ है इक्वल बांटने का। तो यहाँ पे 15,000 प्रॉफिट आया है, और इस प्रॉफिट को जितने पार्टनर हैं, कितने पार्टनर है, 3 है, XYZ, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ईच पार्टनर कितना मिलेगा, 5-5 हजार रुपए आएगा। XYZ को कितना आएगा, 5-5 हजार, तीनों को प्रॉफिट मिलेगा। कब, जब इक्वल बोलेगा। और जितने अगर 2 पार्टनर होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 पार्टनर होंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे। अगर हमको एक निर्धारित अनुपात दे देता है, एक निश्चित रेशो क्वेश्चन में दे देगा, आपको बोलेगा 5:3:2 में बांटिए, या 3:2:1 में बांटिए, या 2:2:1 में बांटिए। इस तरह से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन में रेशो दिया जाएगा। मान लीजिए क्या दिया है आपको, 5:3:2 दिया है, तो 15,000 को बांटेंगे, 15,000 इंटू 5/10। ये आपस में क्या करते हैं, रेशो को ऐड कर देते हैं, 5 + 3 + 2 क्या हो गया, 10 हो गया। और 15,000 का 3/10, 15,000 इंटू 2/10, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो इसका आएगा 15×5 = 75, 7,500, 4,500 और 3,000। तो इस तरह से अगर आपको रेशो बोला है तो आपको किसके आधार पर बांटना पड़ेगा, आपको जो पर्टिकुलर प्रश्न में जो रेशो दिया होगा उस रेशो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। एक होता है कैपिटल के रेशो में बोल देता है, क्या बोल देगा आपको, किसके अनुपात में, कैपिटल के। तो आपको पहले कैपिटल का रेशो निकालना पड़ेगा। 50,000, वाई की कैपिटल कितनी है, 30,000, जेड की कैपिटल कितनी है, 20,000। तो इसका रेशो निकालेंगे तो कितनी जीरो कट रही है, 4 जीरो कट रही है, तो इसका रेशो 5:3:2 आएगा, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। जैसे हमने यहाँ बांटे 15,000 को 5/10, 3/10, उसी प्रकार से सेम टू सेम हमारी क्या आ जाएगी, इसकी अमाउंट आ जाएगी। 15,000 को आप डिवाइड करोगे तो पहले का आएगा आपका आ रहा है, पहले का 7,500, 4,500 और 3,000। तो इन 3 में से जो भी आपको आधार दिया रहेगा उस आधार पे
पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे, डिवाइड करेंगे। डेबिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आएगा तो नेट प्रॉफिट, अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस अमाउंट आ जाता है तो ये क्या कहलाता है, नेट लॉस कहलाता है, शुद्ध हानि कहलाता है। और इसको भी एक्स और जेड आपस में जो भी रेशो दिया होगा उस रेशो में क्या कर लेते हैं लोग, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट था। और आपके कौन कौन से आइटम आते हैं, क्रेडिट में नेट प्रॉफिट आएगा जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, आहरण पर ब्याज आएगा जिसको क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, अगर कोई साझेदार अपना पूरा समय दे रहा है तो उसको सैलरी दी जाएगी, अगर एनुअली बोला है तो डायरेक्ट लिखेंगे, मंथली बोलेगा तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पर मंथ बोल देता है 500 रुपए पर मंथ तो 500 इंटू 12 करेंगे। कमीशन जो नॉर्मली सेल का निकलता है तो जितना भी सेल दिया रहेगा उस सेल का उसको कमीशन देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर साझेदार ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% की दर से इंटरेस्ट मिलेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है कि सामने वाले ने फर्म को किस डेट को लोन दिया है, अगर 1 जनवरी को या 1 अप्रैल को दिया है तो पूरा 1 ईयर का लगेगा, लेकिन साल के बीच में दिया है तो 6 महीना, 3 महीना, 9 महीना आपको चार्ज करना पड़ेगा। मैनेजर का कमीशन, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट किया जाएगा। फिर दोनों साइड का डिफरेंस निकालेंगे, डेबिट साइड में जो डिफरेंस आता है नेट प्रॉफिट, क्रेडिट में आएगा और नेट लॉस आएगा, और उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था। अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कराऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो। आप कंटिन्यूस मेरे वीडियो में जुड़े रहिए, आपको इसी प्रकार का आपको कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आपको मिलते रहेंगे। चलिए अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।